जय हिंद सभी को। सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी ने अभी हाल फिलहाल में ही चतुर्श्रेणी एग्ज़ाम को कंप्लीट तरीके से दे दिया है और आपको पता हो तो 6 पारियों में चले इस एग्ज़ाम का फाइनली आज लास्ट पेपर था। यदि हम बड़े स्तर पर बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी जो है ये इस साल आपकी कंप्लीट हुई है और इस बार काफ़ी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भी भरा था और 50,000 के आसपास जो है आपकी ये वैकेंसी भी रही थी। अब परीक्षा देने के उपरांत विद्यार्थी के मन में आने वाला पहला सवाल, क्या मैंने जितने सवाल सही किए हैं, उतने क्या औरों ने सही किए हैं? या इसकी मेरिट कितनी रह सकती है, हम उस पे चर्चा करते हैं। इस पे चर्चा करने से पहले 2-3 मुद्दों पर और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग मेरिट सुनने के बाद हाथों-हाथ ही चले जाओगे, तो मैं आपके लिए कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे देता हूँ। और वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि देखो, आपका जो ये एग्ज़ाम है, ये बहुत बड़े स्तर पर हुआ है और इतने बड़े स्तर पर जब ये एग्ज़ाम हुआ है, इसमें जो है उपस्थिति अगर अपन बात करें, बहुत से फैक्टर यहाँ पर मैटर करेंगे। अगर बात करें कि स्टूडेंट की उपस्थिति कितनी थी, तो लगभग 85% के आसपास यहाँ उपस्थिति देखने को मिली है। 25 लाख के आसपास जो है फॉर्म फिल अप हुए हैं और वैकेंसी कितनी थी आपकी? तो ये थी लगभग 54,000 लगभग। यानी एक सीट पर आप अगर थोड़ा बहुत भी अंदाजा अंदाजा लगाओ तो 50 से 60 जनों का कंपटीशन इस पे रहा होगा। अब अपन बात करते हैं कि भाई उपस्थिति इसमें जो है सबसे ज़्यादा, ये अपने आप में जो है एक बहुत ही विचारणीय मुद्दा है कि इतनी उपस्थिति रही है। राजस्थान के किसी एग्जाम में जो है लोग फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम देने नहीं जाते, लेकिन इसमें सारे के सारे लोग एग्जाम देने गए। दूसरी चीज़ है पेपर जो है इसका कई पारियों में होना। और फिर अपनी एक और चीज़ आपके सामने आती है कि अंतिम मेरिट कितनी रहेगी। अंतिम मेरिट कितनी रहेगी। तो अपन आज इन 3 मुद्दों पे सवाल पे चर्चा करेंगे और लास्ट है आगे क्या? आगे क्या? चलिए, एक-एक पे बात करते हैं। देखो, जैसा आपको सामने विदित हो रहा है कि इस एग्ज़ाम में उपस्थिति काफ़ी रही है, कई लोगों ने पेपर दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि भई इसमें कॉम्पिटिशन तो देखो तगड़ा देखने को मिला ही मिला है अपने को। कई पारियों में पेपर होने की वजह से कुछ पारियों के प्रश्न तो बहुत ईज़ी आए। कुछ पारियों में क्या हुआ आपके कि मैथ किसी की अच्छी आ गई, अच्छी आई, लेकिन कैलकुलेटिव ज़्यादा थी, यानी जिसमें गणना ज़्यादा करनी थी। ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो देखो पूरा पेपर ही हार्ड है। अब इंग्लिश तो राजस्थानी 2 ही चीज़ों से मात खा जाते हैं, वरना तो ये किसी को नहीं धारे। एक मैथ और एक इंग्लिश, और इस पेपर में दोनों थी। तो इंग्लिश में भी कइयों के हाथ तंग हुए हैं इस बार। इंग्लिश में पेपर में भी जो है कई लोगों को मोरल डाउन देखने को मिला है। लेकिन जैसे बात करें जीके, जीके में सारे के सारे लोग भूमिया होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि उनको सब कुछ आता ही आता है, लेकिन इस बार जो है 2 बोर्ड ऐसे हैं, यानी मैं बात करूं अपने आरपीएससी और आरएसएसबी, ये क्या है अपने एक अलग मोड में चल रहे हैं। इन्होंने कहा है प्रश्न ऐसे ऐसे ढूंढ ढूंढ के दो, दो चार ही, ज्यादा नहीं, दो चार ही ऐसे ऐसे दो कि इनका ध्यान उन दो चार प्रश्नों पे जाए और ये चिल्लाना शुरू कर दे कि किसी कोचिंग के नोट्स में से नहीं आया और कहाँ से ही पूछ रही है पता नहीं। देखो, पढ़ने वाला स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखता है और इसके अलावा किसी से नहीं। वो देखता है क्वेश्चन नया है, कहीं मिल सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 100 में से 100 सवाल जानने की जानकारी किसी को ही नहीं होती है। अब बात करते हैं कि भाई आपके ये पेपर हुआ है 120 नंबर का। अब कई पारियों में ये पेपर हुआ है, तो कुछ के पेपर इजी आया है, कुछ के पेपर हार्ड आया है, लेकिन अगर अपन इन सबको एक बैलेंस रखें तो सच में ही यही है कि इस पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट ही था, यानी मध्यम आधार का ये पेपर था आपके। न ज्यादा भारी न ज्यादा हल्का। कुछ एक के जीके के पेपर बड़े टफ आए हैं, और पॉलिटी, भाई साहब इनको पॉलिटी के, मुझे लगता है कि कोई ऐसा टीचर इनको मिल चुका है हाल फिलहाल में जिसने पॉलिटी को अपना भगवान मान लिया। और वो बंदा पॉलिटी के क्वेश्चन इतने तगड़े ढूंढ ढूंढ के ला रहा है कि मतलब हर एक टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो भी एक बार को जो है ये सोचने में मजबूर है कि नहीं, ये बंदा जो है अपने सब्जेक्ट को लेके ज्यादा ही डेडिकेटेड है, तो पॉलिटी देखो अच्छी पूछ रहा है। राजस्थान हिस्ट्री, या मैं बात करूं ज्योग्राफी या आर्ट एंड कल्चर, तो और पॉलिटी आपकी यही है। तो ये वो सब्जेक्ट हैं जिनमें बच्चा जो है, जनरली राजस्थान के सारे बच्चे इन सब में अच्छे ही होते हैं, इसलिए थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करते हैं।
किसी-किसी बार किसी नृत्य को बहुत डीप से पूछ लेते हैं। तो कई बार जो है कुछ सवाल ऐसे पूछ लेते हैं कि भई जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। पहले तो खाली यही पूछते थे कि पर्टिकुलर इनमें से कौन-सा जो आपके चरण है, वो 16 संस्कारों के अंदर आता है। 16 संस्कार होते हैं ना जन्म से मृत्यु तक। अब ये पूछने लग गए इनका क्रम बताओ। फिर ये पूछने लग गए कौन से जन्म से पहले होते हैं। फिर ये पूछने लग जाएँगे कितने जन्म के बाद होते हैं। तो इनके पूछने के तरीकों में बदलाव देखने को मिला है। मध्यम आधार का ये प्रश्न पत्र था और 120 सवाल थे। अब जो स्टूडेंट हम मानते हैं कि बहुत तेज थे, हमने जब उनसे बातचीत करी, तो जो बहुत तेज स्टूडेंट थे, उनके स्कोर जो है वो 100 से लेके और 110, वो कह रहे हैं सर इसके बीच में जो है हमारे सही हुए हैं। मैं काफ़ी जनों से बात हुई, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं अगर मैं बात करूँ, तो ये जब घर आते हैं, घर आके इन्होंने जो है ढंग से पेपर-वेपर मिलाते हैं, तो लगभग-लगभग इनके 80 के आस-पास सही हो रहे हैं। और ये औसत विद्यार्थी का जो है स्कोर है कि वो 75 से लेकर 80 के बीच में ही अभी स्टैंड कर रहा है। और ऐसा खाली 1 या 2 जनों के साथ में नहीं है, कई लोगों के साथ में है। जब वो एग्ज़ाम सेंटर से निकले, उनके प्रश्न कुछ और सही थे, कुछ और कॉन्फिडेंस, और वो देखो सबको होता ही है। पेपर के बाहर आते ही अगर कोई उनका इंटरव्यू लेता है, तो वो यही कहते हैं बड़ा आसान पेपर था, सब कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो पटवारियों से एक बार जाके आप पूछ लो कि अभी कितने सही हो रहे हैं, तो वो आपको अपने अंदर का दर्द बता देंगे कि साहब इतने ही सही हो रहे हैं। आ रही है बात समझ में यहाँ तक की? तो ध्यान देना कि जिसके 75 से लेकर 80 के बीच में सही हो रहे हैं, ये प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल अच्छे से निश्चिंत हो जाएँ कि ठीक है, इसके बीच में मेरिट रहनी है, इतना काफ़ी है। और आलोक राज जी ने इस बार ये चीज़ बहुत अच्छी करी कि उन्होंने जो है पेपर सॉल्यूशन करवाने से मना किया, और मैं मानता हूँ कि ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। इसकी वजह से स्टूडेंट यूट्यूब पे नहीं भटका और वो सीधा-सीधा जो है एग्ज़ाम के दिनों में एग्ज़ाम ही दिया। और ये पहली बार ऐसा होगा कि जब पूरा विद्यार्थीगण एग्ज़ाम के दिनों में सिर्फ़ एग्ज़ाम के बारे में ही सोच रहा है, बजाय इसके कि यूट्यूब पे जाके कोई मैराथन क्लास ले। अब आप लोगों के लिए क्या है, इसके कई पारियों में होने की वजह से इसकी जो मेरिट है, उस पे इम्पैक्ट आएगा और ये 75 से 80 के बीच में रहेगी। अब इसमें आप +5 मान लो या -5 मान लो। ठीक है? इतना आप आराम से, ये मेरा अनुमानित मान है, जितना मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है पेपरों के आधार पर, लोगों से बातचीत करके, तो उसके आधार पर आपका यही रहना है। अब आगे क्या? अब जिन्होंने अपने काम की बात सुन ली है, तो मेरे ख्याल से वो तो निकलने में ही होंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप 2 मिनट रुकें और 2 मिनट रुक के मैं जो समझा रहा हूँ आपको, वो थोड़ा-सा एक बार सुन के चलिएगा। अभी आपके आगे जो है, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन एग्ज़ामों की यदि मैं चर्चा करूँ, तो आपका वीडियो, इसके बाद मैं बात करूँ तो रीट, और इसके बाद में मैं बात करूँ तो लैब यानी प्रयोगशाला, सहायक, प्रयोगशाला सहायक। जहाँ किसी का एग्ज़ाम तो नवंबर में है, नवंबर 2015, किसी का एग्ज़ाम जैन 26 में है, तो किसी का एग्ज़ाम फ़ेब 26 में। ये वैकेंसियाँ आपके आगे जो है, कहने का मतलब है इनके एग्ज़ाम जो हैं, वो आपके होने में हैं। अब आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सर अगर इनके एग्ज़ाम अब इनमें होने में है, तो हम क्या करें? तो देखो, जितने भी स्टूडेंट हैं, अब वो अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लें। हर कोई कहता है कि सारे पेपर दो और हर पेपर में हाथ डालना चाहिए। अरे अपने गाँव वाले, अपने सभी रिश्तेदार सब कुछ यही कहते हैं, हर पेपर दो। मैं भी यही कहता हूँ, पेपर हर कोई दो, तैयारी एक की करो। क्योंकि इसका नुकसान यहाँ होगा कि थोड़े टाइम के लिए आप वीडियो में उलझ जाओगे। वीडियो से जैसे ही फ्री होगे, आप रीट में उलझ जाओगे। रीट से जैसे ही फ्री होगे, प्रयोगशाला सहायक में उलझ जाओगे। और होगा क्या, इनमें से किसी की भी तैयारी अच्छी नहीं होगी। अब तो बस एक पेपर कोई ठान लो कि साहब इसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अपने आप को पूरा उसी में डेडिकेट कर दो। कंप्लीटली डेडिकेट कर दो अपने को, बिल्कुल भी ध्यान भटकाने की आवश्यकता नहीं है। जो कॉमन सिलेबस है उनको कॉमन तरीके से पढ़ लो, और जो कॉमन नहीं है उनको साइड में रख के पढ़ो। अब इस चैनल के थ्रू मैं आपको क्या-क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं ज़रा उसकी चर्चा कर लेता हूँ, तो थोड़ा ध्यान देना। इस चैनल पे मैं पर्टिकुलर 4 क्लासें आपकी शुरू करने वाला हूँ। 4 क्लास जो है वो यहाँ शुरू होगी। कौन-कौन सी? तो ध्यान देना। पहली होगी आरएस की फाउंडेशन क्लास, और इस आरएस की फाउंडेशन क्लास में हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे।
अपने डेली आधे-आधे घंटे क्लास चलती रहेगी, कोई हड़बड़ी नहीं है, नया विद्यार्थी है तो उसके लिए भी फ़ायदे में है और पुराना है तो उसके लिए भी फ़ायदे में है। एक क्लास रहेगी आपकी, वो रहेगी पूरे कंप्लीट जीके की क्लास। अब ये पूरा कंप्लीट जीके किसका? राजस्थान के एग्ज़ाम का, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की पॉलिटी है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है। इसकी रहेगी ये एमसीक्यू क्लास, जिसमें हम डेली सवालों को देखेंगे और एक-एक सवाल के आसपास की हर चर्चा को देखेंगे। हाल फिलहाल में क्या हो रहा है कि अपनी जो सरकार है, वो जो बोर्ड है, वो पर्टिकुलर माननीय बोर्ड पहले सवाल पूछता था वन लाइनर। वन लाइनर का मतलब क्या है? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन? बस इतना पूछ के वो छोड़ दे रहा था। लेकिन आज के टाइम पे ये क्या करता है, उन्हीं 4 फैक्ट को सीधे-सीधे तौर पर लिख देता है आपके सामने और लिख के ये पूछता है कि इनमें से कौन-सा सही है और कौन-सा गलत है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना इस दिन हुई थी, मेवाड़ प्रजामंडल में ये 4 लोग शामिल थे। अब यहाँ क्या करता है, 3 तो लोग सही दे देते हैं, 1 इधर-उधर का दे देता है और उस एग्ज़ाम के पीक पॉइंट पे अपन उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। अभी हाल-फिलहाल में मैंने एक जो कमी यूट्यूब पे देखी है, वो यही है कि सब वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहे हैं और उस वन लाइनर क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन है, उसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो स्टूडेंट का दिमाग उसी तरह से काम कर रहा है। तो एक थोड़ा-सा यही नया सोच के कि भई अब जितने भी एमसीक्यू मैं बनाऊँ, तो पर्टिकुलर सब कुछ लिखा हुआ हो उसमें लेकिन कुछ एक चीज़ें चेंज हो। मतलब अब आपका ध्यान बारीक से बारीक चीज़ पे जाना चाहिए। डिटेल से पढ़ना, पढ़ना तो वो ही है, वो ही कंटेंट है। कंटेंट में कोई भी एक्सटेंशन नहीं आया है। आपको बस जितना है उस चीज़ को ध्यान से पढ़ना है बस। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक क्लास शुरू होगी, वो शुरू होगी क्लास ईओआरओ के पार्ट बी की, पार्ट बी। इसमें अभी बहुत समय है। ये वैकेंसी जो है आपके दिसंबर या नवंबर एंड या दिसंबर के आसपास आने की चांसेस है और मतलब मैं तो मानता हूँ कि इससे शानदार तो कोई जॉब ही नहीं है। सबसे शानदार जॉब है ये, सबसे शानदार। ठीक है, ऑफिसर लेवल की जॉब है ये, अधिकारी बन जाओगे सीधे-सीधे तौर पर। और एक है आपकी सेकंड ग्रेड की सेकंड पेपर एसएसटी की और ये भी होगी आपके थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास, जिसमें मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊँगा और एमसीक्यू भी करवाऊँगा। और ये भी चलेगी आपकी आपको पता हो तो आपके जो है 2026 के जून-जुलाई में इसके पेपर हैं। तब तक अपन जो है डेली 10 सवाल भी अगर ढंग से पढ़ते रहें, इसमें जो है ऐसा नहीं है कि मैं खाली पर्टिकुलर कोई 1-2 सब्जेक्ट ही लूँगा, नहीं। इसमें मैं आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन करवाऊँगा, इसी में मैं आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवाऊँगा, इसी में मैं आपके जो है पॉलिटी के क्वेश्चन करवाऊँगा, इसी में मैं आपको जो है सोशियोलॉजी के क्वेश्चन करवाऊँगा, फिलॉसफी के क्वेश्चन करवाऊँगा और आपके पब एड के क्वेश्चन करवाऊँगा और शिक्षण विद्या तो है ही है। यानी मैं बात करूँ तो एजुकेशनल जो आपकी मेथड है, वो सारी की सारी ये हिंदी में है, चिंता मत करो, मैं तो इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको। ये सारी चीज़ों की क्लासेस जो हैं, इन सब के प्रश्न डेली हिस्ट्री के मैं तो कहूँ 3-4 सवाल ही आप करो, डेली इसके 3 सवाल, इसके 3, इसके 3, तो होगा क्या ये सारे सब्जेक्ट आपके माइंड में चलते रहेंगे और बिल्कुल आरपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। और इसके बाद में यदि मैं बात करूँ, तो ध्यान देना, अगर आप कह रहे हो कि सर सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी कहाँ करेंगे? तो फर्स्ट पेपर की तैयारी आप यहाँ करोगे। तो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर यहाँ तैयार हो गया, सेकंड पेपर मैं आपको तैयार करवा दूंगा। ईओआरओ का जो पार्ट बी है उसकी प्रिपरेशन यहाँ हो रही है और पार्ट ए की प्रिपरेशन यहाँ हो जाएगी। और यही सेम क्लास जो है कौन कौन से बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगी, वीडियो वालों के लिए भी फायदेमंद है, ये रीट वालों के लिए भी फायदेमंद है और प्रयोगशाला सहायक के लिए भी ये फायदेमंद है। तो मेरी बस आपसे एक ही दरख्वास्त है और वो ये है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जैसे ही क्लास आती है, आप जितनी ईमानदारी से क्लास देखोगे, मैं भी उतनी ईमानदारी से जो है आपको क्लासें पढ़ाऊँगा और मैं प्रॉपर जो है एक जितना बेहतर कंटेंट आपको दिया जा सकता है, उस बेहतर कंटेंट के साथ में मैं आपको मिलूँगा। मुझे कई लंबे समय का एक्सपीरियंस है, बड़े-बड़े जो है शिक्षण संस्थान है वहाँ मैं पढ़ा चुका हूँ, तो अब मेरी एक इच्छा है कि भई अब मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँ। तो आप लोग जो हैं इस चीज़ में मेरा सपोर्ट कीजिएगा और बाकी कोई भी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर डिटेल जो है वो मिलती रहे। तो आज की क्लास के बारे में भी अपने जो है विचार रखिएगा और आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सभी की मंगल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद।